आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। पास्ट एज ए प्रिल्यूड इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ है नागपुर दंगे और छावा मूवी के कनेक्शन पे। रिसेंटली नागपुर में दंगे हुए और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की लेगेसी को लेकर के दंगे हुए हैं, जो उसने 200-300 साल पहले किया था। उस बात पे आज नागपुर में राइट्स हो रहे हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग आर्टिकल है। पढ़ने में थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको फील होगा, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स ज़रूर कवर किया करो। मुश्किल वाला नहीं पढ़ोगे तो फिर आसान कभी कुछ होगा ही नहीं, है ना। चलिए, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी पास्ट एज ए प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। जैसे कोई किताब खोलते हो तो शुरू में उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा ना आपको, ये ऑथर का नाम है, ऑथर ने इन लोगों को थैंक यू बोला, इस किताब को लिखने की प्रेरणा ऑथर को कहाँ से मिली, तो वो होता है उसका प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का बिल्कुल उल्टा होता है कंक्लूड या कंक्लूजन, किसी चीज़ का अंत। कह रहा है जी पास्ट को या भूतकाल को, अतीत को यूज़ किया जा रहा है प्रिल्यूड की तरह या फिर इंट्रोडक्शन की तरह। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखेंगे। कह रहे जी नागपुर राइट्स सॉ द यूज़ ऑफ मेडिवल ट्रॉप टू पोलराइज पीपल। नागपुर के जो राइट्स हैं, राइट समझते हैं ना, दंगे। कह रहे नागपुर में जो तूफान हुआ, दंगे हुए, इन्होंने देखा, और किसको देखा? इस्तेमाल को देखा, ऐसे ट्रॉप का, ऐसे घिसी पिटी डायलॉग्स का जो मेडिवल टाइप के हैं या फिर आज से 1000 साल पुराने हैं, मध्यकालीन हैं, 13वीं 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी। और क्यों? ये इसलिए इस्तेमाल किए गए ताकि लोगों को पोलराइज किया जा सके, बांटा जा सके, ध्रुवीकृत किया जा सके। तो ट्रॉप वर्ड को आपको समझना है। ट्रॉप का मतलब होता है स्टीरियोटाइपिकल रेफरेंस। जैसे कि मूवीज़ में आपको ट्रॉप मिलेगा एंग्री यंग मैन, है ना। पॉलिटिक्स में आपको ट्रॉप मिलेगा स्टीरियोटाइपिकल परिवारवाद या फिर वंशवाद, नेपोटिज्म, सूट बूट की सरकार। ये सारे जो जुमले होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, मूवीज़ में, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में, इनको बोलते हैं ट्रॉप। ये घिसी पिटी बातें होती हैं और इनको एक मास्क लगा करके यूज़ किया जाता है लोगों को कोई और फीलिंग देने के लिए। जैसे परिवारवाद बोला जा रहा है तो परिवारवाद कोई गलत वर्ड नहीं है, लेकिन परिवारवाद बोल करके किसी पार्टी को अगर आप टारगेट करें तो ये ट्रॉप बन जाता है। कह रहा है जी इसी तरीके से औरंगजेब के नाम की ट्रॉप चला करके, उसकी घिसी पिटी बातों को फिर से दोहरा करके इन दंगों को करवाया गया है। इन दंगों ने मेडिवल ट्रॉप के इस्तेमाल को, यूज़ को होते हुए देखा। पोलराइज करना यानी पोलर ऑपोजिट बनाना लोगों को। एक तरफ सारे हिंदू इकट्ठे हो गए एक पोल पे, एक तरफ सारे मुस्लिम इकट्ठे हो गए, तो बीच में खाई डालने को, डिवाइड करने को, फूट डालने को बोलते हैं पोलराइज करना। चलिए, सब्जेक्ट है नागपुर राइट्स, वर्ब है इसकी सो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। मेडिवल मैंने आपको बता दिया, जो मिडल एजेस से रिलेटेड हो, 13वीं 14वीं 7वीं, है ना, शताब्दी से रिलेटेड हो। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की डालते हैं वोकैब पे नज़र। आज भर भर के वोकैब है, मतलब एक आर्टिकल में इतनी वोकैबलरी है जितनी 5 में आती है, सच में। तो 4-5 बड़े वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू में एक साथ। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पास की, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे चल रही है अभी सेल। 615 के प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो मॉक पास, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। साथ ही आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप इसी पास में उनको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्राइस वैसे तो 699 रुपये है, लेकिन इस सेल में आपको 615 रुपये में ये पास एक्सेसिबल है। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, ऑफकोर्स 699 के आसपास दिखाएगा। आप इस पर कूपन लगा लेना YT10। जैसे ही कूपन को आप अप्लाई करेंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के हो जाना चाहिए 615 रुपीज़। तो अप्लाई द कूपन एंड सेव योर मनी। द लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। पहला जो वर्ड है वो है ओवरचर। ओवरचर का मतलब होता है किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किताब का इंट्रोडक्शन होता है तो वो उसका ओवरचर होता है। और ओवरचर को एक सजेशन या प्रपोजल भी बोल सकते हैं। आपको सामने वाले से कोई काम करवाना है तो सीधे तो उसको बोल नहीं सकते आप ये कर दे, तो उसको आप थोड़ा सा भूमिका बांध रहे हो, है ना। उसको पहले हल्का सा इशारा कर रहे हो, फिर उसको मेन काम बताओगे जो आप करवाना चाहते हो।
तो इस तरीके से जब किसी काम का इंट्रोडक्शन हो या किसी किताब का इंट्रोडक्शन हो या किसी भी कहानी का इंट्रोडक्शन हो, उसको बोलते हैं ओवरचर। ड्रिंक्स वर ओवरचर टू डिनर। ड्रिंक्स जो थे वो एक ओवरचर थे या इंट्रोडक्शन थे डिनर का। मेन डिनर से पहले ड्रिंक्स को सर्व किया गया। शी रिजेक्टेड हिज फ्रेंडली ओवरचर्स। उसने रिजेक्ट कर लिया उसके दोस्ती भरे प्रपोजल्स को या फिर ओवरचर्स को। ओवरचर को प्रिल्यूड भी बोलते हैं, प्रेफेस और प्रिकर्सर भी बोलते हैं। प्रिल्यूड नाम का वर्ड आपने आर्टिकल में देखा, फिर से आएगा 2-3 बार। आगे बढ़ो नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है जी पेडल। आपने साइकिल के पेडल देखे हैं ना, क्या काम करते हैं वो? पेडल जो है साइकिल का, पेडल साइकिल को आगे बढ़ाता है, उसको आप घुमाओगे तो साइकिल चलेगी। वैसे ही पेडल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। अब कौन सी चीज़ आगे बढ़ाओगे? जनरली जो नेगेटिव चीज़ें हैं, गलत चीज़ है कोई आपके पास, ड्रग्स हैं, हेटफुल कमेंट्स हैं, नफ़रत है, जब ऐसी बातों को आप आगे बढ़ाते हो यानी लोगों को सेल करते हो, लोगों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इसको बोलते हैं पेडल करना। साइकिल के पेडल से कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको, सेल और प्रमोट समथिंग बैड या समथिंग इमोरल। द न्यूयॉर्क पुलिस हैव लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन ऑन साउथ अमेरिकन माइग्रेंट्स इन्वॉल्व्ड इन पेडलिंग ड्रग्स। न्यूयॉर्क पुलिस ने लॉन्च कर दिया है एक क्रैकडाउन को, एक शिकंजे को या धरपकड़ को साउथ अमेरिकन माइग्रेंट्स पे जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स को पैडल करने में या ड्रग्स को आगे सेल करने में, सर्कुलेट करने में। पैडल को मॉन्गर करना भी बोलते हैं। ड्रग मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग, है ना, फियर फैलाना, ड्रग्स फैलाना, वॉर मॉन्गरिंग करना। तो इस तरह के जब आप गलत काम करते हैं तो मॉन्गर कर रहे होते हैं। यू विल सी द वर्ड मॉन्गर इन द आर्टिकल टुडे। मुझे पता है वो कैब थोड़ी चैलेंजिंग है, नए आपके लिए वर्ड्स, लेकिन सीखते सीखते सीखोगे। अगला वर्ड है निहिलिस्ट। निहिलिस्ट का मतलब होता है घोर निराशावादी। ऐसा आदमी जिसको हर वक्त कुछ बुराई ही दिखे किसी चीज़ में, निहिलिस्ट होता है। द ओल्ड मैन वॉज अ निहिलिस्ट हु रिगार्डेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो बूढ़ा आदमी था घोर निराशावादी था, पैसिमिस्ट था, जो रिगार्ड करता था हर एक चीज़ को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आलोचना के साथ, क्रिटिसिज्म के साथ, तनकीद के साथ। चलिए, निहिलिस्ट को सिनिक और स्केप्टिक भी बोला जाता है। सिनिक नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। ठीक है, जिसको हर चीज़ में बुराई दिखे। गिलास आधा खाली है तो उसको आधा भरा हुआ नहीं दिखेगा, खाली दिखेगा उसको, निहिलिस्ट या सिनिक। अगला वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब है हिडन या छुपा हुआ। वेस्टेड वर्ड जो है ना, आपके इंटेंशन, इरादे, आपके इंटरेस्ट, यानी आपने अंदर जो छुपा रखे हैं, लोगों को नहीं बताते हो, अपने अंदर छुपा के बैठे हो और उनके लिए सारा दिन काम करते हो। आपके इरादे कुछ और हैं लेकिन लोगों के सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपने इरादों के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो आपके वेस्टेड इंटेंशंस हैं। हिडन है, वेल्ड है। पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट आर अपोजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द एरिया। बहुत सारे पावरफुल लोगों के छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं वो अपोज कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एरिया के अंदर। क्लोथिड और अल्टीरियर भी बोल सकते हैं इसको, छुपे हुए को। यू विल सी द वर्ड वेस्टेड इन द आर्टिकल टुडे। अल्टीरियर मोटिव नाम का फ्रेज आपने सुना होगा, छुपा हुआ मोटिव। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी आदमी को सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम से, गिल्ट से फ्री करना। उसको ये कह देना कि चलो आपकी वजह से ये काम नहीं हुआ, आपके सर पे इसका जिम्मा नहीं है। इसको बाइज्जत बरी करना भी बोल सकते हैं। अगर कोर्ट ने किया है एब्जॉल्व तो आपको एब्जॉल्व जिस चीज़ से करेंगे आपको फ्रॉम या ऑफ लगा के बताएं, दोनों ही प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। अ सेशंस कोर्ट एब्जॉल्व द अक्यूज्ड ऑफ या फ्रॉम ऑल ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट्स। एक सेशंस कोर्ट ने, छोटी अदालत ने एब्जॉल्व कर दिया या बाइज्जत बरी कर दिया, आज़ाद कर दिया अभियुक्त को, अक्यूज को सारे ब्लेम से, सारे ब्लेम समझते हैं ना आप, तो सारे ब्लेम से आज़ाद कर दिया इस एक्सीडेंट के लिए। कोर्ट ने बोल दिया ये एक्सीडेंट आपकी वजह से नहीं हुआ, आप जा सकते हैं। चलिए, एब्जॉल्व को एक्विट करना, एक्सोनरेट करना और विंडिकेट करना भी बोलते हैं। एक्विट के बाद में ऑफ, एक्सोनरेट के बाद में फ्रॉम, विंडिकेट के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, कभी कभी अगेंस्ट आ जाती है। जनरली विंडिकेट वर्ड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता। और एब्जॉल्व के बाद में फ्रॉम और ऑफ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। मैंने बता दिया, आप जहाँ जाएँ वर्ड्स आएँ वहाँ पे ये प्रेपोजिशन आपको लिखी हुई मिलेगी, रेफरेंस जरूर से लेना। एक इडियम भी है किसी को बाइज्जत बरी करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, टू लेट समवन ऑफ द हुक।
हुक मतलब मछली वाला, मछली का जाला हुक बोलते हैं उसको। मछली पकड़ रखी है आपने यानी मछली मुसीबत में है। ऑफ द हुक कर दिया मछली को यानी मछली को आज़ाद कर दिया। तो किसी आदमी को अगर आज़ाद कर दें तो समझ लो मछली वाले जाले से उसको निकाल दिया है, ऑफ द हुक कर दिया है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल पे आएंगे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि नागपुर में दंगे हुए और ऐसा देखने में लगता है कि दंगे हुए हैं छावा मूवी को लेकर के, लेकिन आप डीपली एनालाइज करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। औरंगजेब जो 200-300 साल पहले जा चुका है, मर चुका है, उसके कारनामों पे 2025 में लोग आपस में लड़ रहे हैं, है ना। अगर आप सोचो ठंडे दिमाग से तो ये बड़ा बेवकूफ़ी बड़ा काम है। अपना घर बार परिवार नौकरी धंधा सब छोड़ के लोग एक दूसरे पे लाठियाँ चला रहे हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये ऐसे नहीं हो गया, छावा मूवी का तो बहाना है। ये सब होता है पॉलिटिशियंस की वजह से जो लोगों को करते हैं पोलराइज, और पोलराइज करके या आपस में बांट करके ट्रोप का इस्तेमाल करके इस काम को किया जाता है। पुरानी घिसी पिटी बातों को बार बार उखाड़ करके लोगों को बांटा जाता है। टोन आज की एक्यूजेटरी और क्रिटिकल सरकार को, पॉलिटिशियंस को, जो खास करके महाराष्ट्र में है उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स देगा किस पॉलिटिशियन ने क्या बोला और बाद में छावा मूवी का बहाना देकर के दंगे को सही ठहरा दिया। शुरू करें। शुरू करना है आपको। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से कर लेना वीडियो को पॉज, खुद से पढ़ के इसका एक मीनिंग निकालो जितना निकाल सकते हो। फिर मैं जब पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में आप मैच करना। चलिए, कह रहा है जी देयर इज एम्पल एम्पिरिकल एविडेंस दैट riots in India are often orchestrated by vested interest and are not spontaneous eruptions of social tensions। कह रहे जी वहाँ है एम्पल यानी ढेर सारी ऐसी एविडेंस, ऐसे सबूत जो एम्पेरिकल हैं, जो व्यवहारिक तरीके से हमें पता लगा है। रिसर्च नहीं हुई कोई, सिर्फ आप अपना जो है प्रैक्टिकल तरीके से आपने अंदाज़ा लगाया, एम्पेरिकल एविडेंस आपको मिली। तो बहुत सारी हमारे पास व्यवहारिक एविडेंस या सबूत हैं कि जो राइट्स होते हैं भारत में, दंगे होते हैं, वो अक्सर ऑर्केस्ट्रेट किए जाते हैं या उनको पर्दे के पीछे बनाया जाता है, प्लान किया जाता है। और किसके द्वारा? ऐसे लोगों के द्वारा जो कहलाते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, छुपे हुए इंटरेस्ट, है ना। उनके अंदर कोई छुपी हुई मोटिव है जिससे दंगे से उनको फ़ायदा होगा। कह रहा है ऐसी एविडेंस हमारे पास बहुत सारी एम्पेरिकल है। और कह रहा है ये नहीं होते हैं दंगे, दे आर नॉट स्पॉन्टेनियस इरप्शंस। स्पॉन्टेनियस यानी अचानक से होने वाला कोई चीज़ जिसके पीछे कोई फैक्टर ना हो, स्पॉन्टेनियस। वो कोई स्पॉन्टेनियस या बिना किसी कारण के होने वाला इरप्शन नहीं होता है या ब्लास्ट नहीं होता है सोशल टेंशन्स का, समाज की तनाव का। समझ में आया सेंटेंस? चलिए, एम्पल या जो एम्पेरिकल एविडेंस है ये सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। एम्पल का मतलब होता है बहुत सारी, प्लेंटीफुल, कॉपियस बोल सकते हैं इसको, है ना, ढेर सारी बोलते हैं हिंदी में। एम्पेरिकल आपने देख लिया। राइट जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसकी हैं 2 वर्ब्स। पहली वर्ब है आर और दूसरी वर्ब भी है आर। राइट्स आर ऑफ्टन ऑर्केस्ट्रेटेड, यहाँ पैसिव बना हुआ है आर प्लस में V3, और राइट्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस इरप्शंस। वेस्टेड इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ऑर्केस्ट्रेट करना, सीक्रेटली किसी चीज़ को प्लान करके अंजाम देना। स्पॉन्टेनियस हर वो चीज़ है जो सेल्फ जनरेटेड है। कहीं पे आग लगी लेकिन आग के पीछे कोई कारण नहीं है, ना किसी ने माचिस जलाई, ना कोई ब्लास्ट हुआ, ना कहाँ लकड़ी थी, ना जंगल था, तो आप बोल देंगे स्पॉन्टेनियस आग है, हमें नहीं पता कैसे लगी, अपने आप लगी है। तो वैसे दंगे जो हैं बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, इनको करवाया जाता है। इरप्शन यानी किसी चीज़ का अचानक से फट जाना, ब्लास्ट होना। सोशल टेंशन्स का इरप्शन यानी समाज में अशांति। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इट वुड बी या इट वुड देयरफॉर बी इनएक्यूरेट टू एट्रीब्यूट द वायलेंस इन नागपुर विच लेफ्ट डजन्स इंजर्ड सोलली टू रूमर मॉन्गरिंग और इम्पल्सिव रिएक्शंस। कह रहा है जी ये होगा इट वुड, देयरफॉर यानी इस प्रकार से या इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। कह रहा है ये होगा, इट वुड बी इनएक्यूरेट या गलत, अगर आप एट्रीब्यूट कर दें या जोड़ दें। एट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को उसके कारण से जोड़ना। अगर आप जोड़ दें इस वायलेंस को जो नागपुर में हुई,
जिसने कई लोगों को डजन्स या दर्जनों लोगों को इंजर करके छोड़ दिया, लेफ्ट डजन्स इंजर्ड। अगर आप इसको जोड़ दें खाली खाली रूमर मॉन्गरिंग से या फिर अफवाह के फैलाए जाने से, मॉन्गर करना किसी चीज़ को आगे फैलाना, याद है ना पैडल मॉन्गर, और या फिर इम्पल्सिव रिएक्शन से, ऐसी रिएक्शन ऐसी प्रतिक्रिया जो लोग अचानक से दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये बहुत गलत होगा अगर आप ऐसा बोलें कि नागपुर में वायलेंस जो हुई है वो एक अफवाह के फैलने से हुई और लोगों ने इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे रिएक्ट किया इसलिए दंगे हुए। ऐसा नहीं है, ये दंगों को बहुत अच्छे तरीके से महीनों प्लान किया गया था, ऐसा होगा। चलिए, इट सब्जेक्ट है, वुड देयर फॉर भी इसकी वर्ब है, देयर फॉर यानी इस प्रकार से, इनएक्यूरेट यानी रॉन्ग गलत, एट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को उसके कारण से जोड़ना, जैसे बरसात को एट्रीब्यूट कर सकते हैं काले बादलों से, एक्सीडेंट को एट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत हैवी ट्रैफिक से, है ना, या फिर कहीं बहुत धुंध है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं तो एक्सीडेंट को एट्रीब्यूट करेंगे आप धुंध पे। तो जिस भी चीज़ को आप जोड़ें दूसरी चीज़ से एट्रीब्यूट करके बताते हैं, और जिस चीज़ से जोड़ रहे हैं एट्रीब्यूट के बाद में टू लगा के बताएं। एट्रीब्यूट द वायलेंस इन नागपुर, एट्रीब्यूट किया नागपुर की वायलेंस को, और किससे, टू रूमर मॉन्गरिंग एंड इम्पल्सिव या और इम्पल्सिव रिएक्शन। डिटेल में बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मत सोचना सर ये टू इतना दूर पड़ा है मेरे को कैसे याद आएगा। अरे भाई जिस चीज़ को जोड़ा पहले वो लिख दी वायलेंस, और जिस चीज़ से जोड़ा वो फिर टू लगा के बता दिया। बीच में वायलेंस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो तो बाजू में लिखनी है। मॉन्गर करना किसी चीज़ को आगे फैलाना, गलत चीज़ को पैडल करना, इम्पल्सिव यानी बिना सोचा समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। क्या करना है, इसकी रीडिंग जल्दी से रीडिंग लो इसकी, वीडियो को पॉज करके। चलिए, कह रहे 4 days since the budget session began on March 3rd in Maharashtra, the ruling right-wing parties have persistently invoked the legacy of Mughal Emperor Aurangzeb as a political talking point या ट्रॉप। कह रहे जी कई दिनों से 4 days, जब से बजट सेशन जो है शुरू हुआ 3 मार्च को महाराष्ट्र की विधानसभा में, कह रहे तब से ही कई दिनों से ऐसा हो रहा है। हो क्या रहा है, कह रहा हुआ ये कि 3 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में जो रूल करने वाली राइट विंग पार्टियां हैं, यानी कि दक्षिणपंथी पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, उन्होंने परसिस्टेंटली यानी लगातार तरीके से इन्वोक किया है, एक्टिवेट किया है, जगाया है। और किसको, विरासत को, लेगेसी को, कारनामों को मुगल एम्परर औरंगजेब के। और कैसे इन्वोक कर रहे हैं ये पिछले 15 दिनों से इस बात को जगा रहे हैं, एक पॉलिटिकल, एक सियासी या राजनीतिक ट्रोप के तौर पे, घिसी पिटे टॉकिंग पॉइंट के तौर पे। ठीक है, तो 15 दिन तक औरंगजेब किया गया पहले, फिर दंगे हुए हैं, ये बात कोई ठीक से है ना देख नहीं रहा। चलिए, 4 प्रेपोजिशन है, कई दिनों से हो रहा है तो 4 days। बजट सेशन जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी बिगेन हुआ था मार्च 3rd को, ऑन लगा के बताया जाता है दिनों को, दिन और वारों के आगे ऑन का इस्तेमाल होता है। हुआ था महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र। रूलिंग राइट विंग पार्टीज अगेन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैव इन्वोक्ड परफेक्ट टेंस में। परसिस्टेंटली एक एडवर्ब है, इसको कंटिन्यूसली भी बोल सकते हैं। लेगेसी का मतलब होता है किसी की विरासत, किसी आदमी ने पीछे क्या छोड़ा, उसके कारनामे, उसके किस्से, धन दौलत, कर्जा, जो भी छोड़ के गया है वो, उसको बोलते हैं उसकी लेगेसी। तो ये जो है उखाड़ रहे थे औरंगजेब की लेगेसी को, उसके कारनामों को। कह रहे जी दैट अ मेडिवल रूलर रिमेन्स अ रेकरिंग सब्जेक्ट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, not only highlights the misplaced priorities of governance but also raises suspicions। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी अब एक बेवकूफ़ी भरी बात है, दैट वो ये बात है कि एक मध्यकालीन रूलर, 1000 साल पुराना एक राजा, वो बना हुआ है बार बार रिकर होने वाला या फिर सर उठाने वाला, इमर्ज होने वाला सब्जेक्ट, यानी कि किस्सा। और कब की, कह रहा है जी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स में या फिर आजकल के सियासी बातचीत में। पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है बहस, डिस्कशंस, जो कि पॉलिटिक्स के गलियारों में होती है। कह रहा है ये बात जो है ना कि 500, 700, 1000 साल पुराना एक राजा बार बार उभर करके आता है सब्जेक्ट बन के कंटेम्प्रेरी यानी आज करके सियासी बातचीत में। कह रहे ये बात जो है ना दैट, ये 2 काम करती है। ये ना केवल हाईलाइट करती है, रोशनी डालती है गलत या मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ पे, प्राथमिकताओं पे गवर्नेंस की, प्रशासन की,
बल्कि साथ ही साथ ये उठाती है, रेज करती है कई सारे डाउट्स को या सस्पिशंस को। और सस्पिशंस क्या है? दैट वो ये, दीज कंट्रोवर्सीज आर बीइंग डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड टू डिस्ट्रैक्ट द प्रेसिंग लाइवलीहुड इश्यूज। सस्पिशन ये है कि इन सारे विवादों को औरंगजेब को बार बार मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जानबूझ करके, डेलिबरेटली। और कैसे किया जा रहा है? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, ज़्यादा जो प्रेसिंग, ज़्यादा जो दबाव डालने वाले व्यापार के, रोजगार के मुद्दे हैं उनसे। ठीक है, तो ये बात कि 1000 साल पुराना राजा बार बार डिस्कस किया जाता है जानबूझ करके पॉलिटिक्स में, तो इससे दो ही चीज़ें पता लगती है। एक तो प्रशासन जो है उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि लोगों का भला करना है, उनकी प्राथमिकता मिसप्लेस्ड हो चुकी है, उनकी प्राथमिकता है लोगों में फूट डालना है। और साथ ही ये डाउट भी पैदा करती है प्रशासन के ऊपर कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ करके महाराष्ट्र के नेता खड़ा करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं डेलिबरेटली, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके उनके कमज़ोर पड़ते रोजगारों से और बेरोजगारी से, लाइवलीहुड इश्यूज से। मेरे ख्याल से सेंटेंस का धागा धागा उधेड़ दिया आपने, है ना। दैट सब्जेक्ट है, दैट की वर्ब है हाईलाइट्स एंड रेजेस, दो वर्ब्स जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो नाम की कोरिलेटिव कंजंक्शन से। मेडिवल रूलर जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है, वर्ब है इसकी रिमेन्स, ये बना हुआ है आज भी रेकरिंग सब्जेक्ट। कंटेम्प्रेरी यानी हाल फिलहाल का, आजकल का। सस्पिशन यानी डाउट, शक। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ यानी आपकी गलत पड़ती हुई प्राथमिकताएं। डेलिबरेटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जी जानबूझ करके, ना अनजाने में नहीं, जानबूझ करके। डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भटकाना। लाइवलीहुड है आपका रोजगार जिससे आप पैसा कमाते हैं। चलो बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको भी देख लो। ये आया था ऊपर ही, एविडेंस। एविडेंस एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जिसका प्लूरल नहीं बनता। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं बनता? अभी इसके आगे मैं एस लगा दूंगा, प्लूरल बना दूंगा। आप लगा दोगे लेकिन बनेगा नहीं। ये सारे वो नाउन्स हैं जो धोखेबाज हैं। देख के लगता है पीछे एस लग जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, लेकिन इनका प्लूरल अंग्रेजी में नहीं बनता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन बनाए गए हैं। जैसे कि ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, रिसर्च, लेजिस्लेशन, एविडेंस भी मिल जाएगा इसी में, ज्वेलरी, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर, न्यूज़, क्लोथ, ग्लास, आर्टिलरी, और ये सब के सब। तरीका क्या है इनको याद करने का? कोई तरीका नहीं है। रोज़ क्लास लेते हो तो महीने में 4 बार ये लिस्ट आती होगी कम से कम। बोल के देख लो, लिख के देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हफ्ते में 10 दिन में एक बार रिवाइज कर लो। 20 ही नाउन मैंने आपको बताए, याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पे। ऑल इंफॉर्मेशंस टर्न आउट टू बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। ऑल 3 इंफॉर्मेशंस टर्न आउट टू बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। सारी जो इंफॉर्मेशंस थी वो निकल करके आई तथ्यात्मक तौर पे गलत, फैक्चुअल तौर पे इनकरेक्ट। और यहाँ पे सारी नहीं है, यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशंस हैं। देखो पहला काम तो ये करना है, इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है ये गलत है, इसको आप हटाएं, तो पीछे का एस निकाल दें दोनों ही सेंटेंसेस से। पहला सेंटेंस आपका सही हो गया। ऑल के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स ऑल के साथ में आते हैं, तो आपने अनकाउंटेबल नाउन का एस निकाल दिया, सेंटेंस सही हो गया। लेकिन दूसरा सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल एडजेक्टिव 3 आपने यूज़ किया हुआ है। 3 यूज़ करने से, एस निकाल देने से इनका सब्जेक्ट वर्ब मिसमैच हो जाएगा, सब्जेक्ट ही मिसमैच हो जाएगा। मतलब 3 एक ऐसा एडजेक्टिव अंग्रेजी में जिसके बाद में प्लूरल नाउन आना चाहिए। 3 बॉयज़, 3 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स, जो भी लिखना चाहें। तो इन्फॉर्मेशन का एस निकालने के बाद प्लूरल नाउन तो बचा नहीं, क्या करें अब? तो इस केस में आपको लिखना होगा 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो निकलेगा ही, एस तो निकालना ही है उसका, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 3 को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए बीच में एक फ्रेज आप ऐड कर देंगे, तो ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर 1 2 3 4 5 6 मिल जाए तो पीसीज ऑफ लगा देना, ना मिले तो सीधे सीधे पीछे का एस निकाल देना, सेंटेंस करेक्ट है। चलो सेंटेंस आपको दे रहा हूँ एक होमवर्क के तौर पे। मैनी इक्विपमेंट्स वर इन नीड ऑफ अर्जेंट रिपेयर। बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो थे वो नीड में थे, ज़रूरत में थे अर्जेंट रिपेयर की। याद रखना मैनी एक प्लूरल एडजेक्टिव है, अपने बाद में प्लूरल नाउन लेगा। मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी जो भी लगाना चाहें। ठीक है, तो प्लूरलिटी को ध्यान रख के सेंटेंस को सही करना है। कमेंट्स में डालें, गलत होगा सही होगा आपको फीडबैक देंगे। चलो सब लोग सीख गए, बढ़े आगे।
नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो मैं रोकूंगा नहीं ज़्यादा, आप खुद से पॉज करके पढ़ना है इसको। कह रहे द एविडेंस सपोर्ट्स दिस व्यू, जो एविडेंस हमें मिलती है वो सपोर्ट करती है इस नज़रिए को जो हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में जानबूझ करके खेल हो रहा है। अगेन एविडेंस सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर वर्ब लेता है अनकाउंटेबल नाउन, तो सपोर्ट्स लिखा हुआ है। कह रहे कैसे, ये डैश लगा के बताएगा। महाराष्ट्र इट्स रूरल रीजन्स इन पर्टिकुलर इज ग्रैपलिंग विद इन्फ्लेशन, फार्मर सुसाइड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। कह रहे महाराष्ट्र नाम का जो स्टेट है ना, अपने रूरल रीजन्स में ग्रामीण इलाकों में इन पर्टिकुलर यानी खास करके वो ग्रैपल विद कर रहा है, जूझ रहा है। और किससे, एक तो इन्फ्लेशन से, महंगाई से, फार्मर्स की सुसाइड से और आर्थिक परेशानियों से, डिस्ट्रेस से या फिर डिप्रेशन से। तो महाराष्ट्र में गांवों में खासकर आपको आर्थिक हालत लोगों की खराब मिलेगी। चलिए, महाराष्ट्र सब्जेक्ट है, ग्रैपलिंग विद, इस ग्रैपलिंग विद इसकी वर्ब है। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ से जूझना, दो हाथ करना, कुश्ती करना, दंगल करना या उसको टैकल करना। कह रहा जी, येट इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दीज अर्जेंट कंसर्न्स द पॉलिटिकल मशीनरी अपीयर्स फोकस्ड ऑन स्टोकिंग पब्लिक डिस्कोर्स थ्रू इन्फ्लामेटरी रिटोरिक। लंबा सेंटेंस, कोमा लग गया, यही रोक देता हूँ, आगे बाद में पढ़ना। कह रहा है जी, फिर भी इतनी बुरी हालत होने के बावजूद इंस्टेड ऑफ एड्रेस करने के, हल निकालने के, सॉल्यूशन लाने का इन सभी अर्जेंट चिंताओं का, जो वहाँ की पॉलिटिकल मशीनरी है, सियासी तंत्र है, वो दिखाई देता है कि उसने फोकस बना रखा है स्टोक करने में, भड़काने में, आग में घी देने में। और किसका, पब्लिक डिस्कॉर्ड का, लोगों में नफरत का या डिसएग्रीमेंट का, है ना, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक तरफ। तो सारा पॉलिटिकल मशीनरी इसी काम में लगा है, तंत्र में, कि कैसे इनको आपस में लड़वा दें। स्टोक कर रहा है, भड़का रहा है पब्लिक में डिस्कॉर्ड को। और ये भड़काता कैसे है, इनके पास 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इन्फ्लामेटरी रिटोरिक। रिटोरिक यानी जुमला, बड़ी बड़ी बातें। इन्फ्लामेटरी यानी जो कि समाज में इन्फ्लामेशन लाए या फिर आगजनी करवाए, लोगों में गुस्सा जो है पैदा करे। आप अंदर से जलेंगे, इन्फ्लामेशन होगा, है ना, इन्फ्लामेटरी वही होता है। और ये सारा काम करते हैं मैनिपुलेटिंग कम्युनल लॉयल्टीज फॉर इलेक्टोरल गेंस। मैनिपुलेट करते हुए, अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए कम्युनिटी की लॉयल्टीज़ को, अपनी अपनी कम्युनिटी के लॉयल्टी आप समझते ही हैं, है ना। और ये काम करते हैं इलेक्टोरल गेंस के लिए, वोट पाने के लिए, इलेक्शन में मुनाफे के लिए। चलिए, पॉलिटिकल मशीनरी की वर्ब है अपीयर्स, इट अपीयर्स फोकस्ड ऑन, फोकस के बाद में ऑन लगाएं। स्टोक करना, भड़काना, आग में घी डालना। डिस्कॉर्ड यानी डिसएग्रीमेंट या नफरत। इन्फ्लेमेटरी यानी जिसमें गुस्सा आए, लोगों में रोष आए। रिटोरिक होता है जुमला या बड़ी बड़ी बातें जो खाली निकले बाद में। ये सारा काम करते हैं मैनिपुलेट करते हुए। मैनिपुलेट करना यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करके उसके साथ खेलना। कम्युनल लॉयल्टी क्या है, मैं मराठी, मैं राजपूत तो मैं राजपूतों का लॉयल हूँ, मैं मराठियों का लॉयल हूँ, मैं मुस्लिम तो मैं औरंगजेब का लॉयल हूँ। तो ये लॉयल्टी जो है लोगों में भड़काई जाती है जानबूझ कर। कह रहे जी, दीज टैक्टिक्स वर एविडेंट ड्यूरिंग द रिसेंट असेंबली इलेक्शन कैंपेन वेयर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज repeatedly invoked औरंगजेब एज ए कैंपेन इशू। कह रहे ये सारे पैतरे, सारी टैक्टिक्स बहुत अच्छे से एविडेंट थी या साफ थी, क्लियर थी रिसेंट में हुए महाराष्ट्र के इलेक्शंस के दौरान, असेंबली इलेक्शन के चुनाव अभियान के दौरान, कैंपेन के दौरान। कैंपेन क्या होता है, कुछ ड्राइव चलती है ना, रैली, मोर्चा, अभियान। कह रहे जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी के और इनके अलाइज जो थे, इनके दोस्तों की जो पार्टियाँ थी, उन्होंने बार बार इन्वोक किया, उधेड़ा या एक्टिवेट किया औरंगजेब को एक चुनावी मुद्दे के तौर पे। 2025 में चुनाव में वोट पड़ेगा औरंगजेब के हिसाब से, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने पैतरेबाजी करने की कोशिश की। चलिए, दीज टैक्टिक्स सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है। टैक्टिक्स यानी पैतरेबाजी, मैन्यूवर। एविडेंट यानी साफ। प्रोमिनेंट यानी बड़े बड़े, मेजर, बड़े बड़े लीडर्स पार्टी के। कैंपेन यानी अभियान। अलाई होता है आपका दोस्त, आपका पार्टनर। इन्वोक करना, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, जगाना, किसी मुद्दे को बार बार लाइमलाइट में लाना। बढ़े आगे, चलो दे लो इसको एक रीडिंग फटाफट से। चलिए,
अब बताएगा ये क्यों किया इन्होंने। द इंटेंट बिहाइंड दिस रिटोरिक वॉज क्लियर। जो भी इरादा था, इंटेंट था इस रिटोरिक के पीछे, इन जुमलों के पीछे, वो बड़ा साफ था। क्या क्लियर था वो? अ डॉग विसल डिजाइन टू मोबिलाइज द मेजॉरिटी कम्युनिटी बाय कास्टिंग मुस्लिम्स एज इनहेरिटर्स ऑफ ए लॉन्ग डेड रूलर्स लेगेसी। कह रहे इंटेंट ये था कि ये एक डॉग विसल थी। डॉग विसल का मतलब क्या होता है जी? आप किसी को चिढ़ाने के लिए कोई बात बोल रहे हो, वैसे उस बात में चिढ़नी है कोई, लेकिन आपने चिढ़ाने के लिए उसको, आपको पता है सामने वाला इस बात को अपने से जोड़ के बताएगा, तो आप उसको बोलते हैं डॉग विसल। कह रहा है इन्होंने चिढ़ाने की बातचीत की, छुपी हुई चिढ़ाने वाली बातचीत, देखने में सही है लेकिन किसी ना किसी के वो लगेगी। तो डॉग विसल थी जो ये डिज़ाइन थी कि मोबिलाइज करें, लाम बंद करें, इकट्ठा करें मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को, हिंदूज़ को, और कैसे कास्ट करके मुस्लिम्स को या दिखा करके मुस्लिम्स को जो इनहेरिटर्स हैं या वारिस हैं इस पुराने मरे हुए रूलर की लेगेसी के, इस औरंगजेब की विरासत के। तो औरंगजेब की हिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई गलत नहीं है, आप बोलो औरंगजेब की हिस्ट्री है ऐसी न वैसी, देखने में ठीक है, लेकिन वो एक डॉग विसल होती है मुस्लिम्स के लिए। हिस्ट्री की बात करके आप हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, मुस्लिम्स को ये दिखाते हुए कि ये सब औरंगजेब के वारिस हैं, है ना, 200 500 1000 साल पुराने आदमी के सब के सब जो हैं घर वाले हैं। चलिए यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है एक्चुअल में, एक फ्रेज लिखा हुआ है, इंटेंट के बारे में बताया गया है। डॉग विसल मैंने आपको समझा दिया। मोबिलाइज करना, लामबंद करना, लोगों को इकट्ठा करना। इनहेरिटर वो होता है जिसके पास इनहेरिटेंस या लेगेसी आए, जो वारिस होता है, एयर होता है। इसके लिए एक और वर्ड है HEIR, एयर। एच साइलेंट है इसमें, एयर। करेजी रिसर्च इंडिकेट्स दैट राइट्स आर लेस लाइकली टू अकर इन सोसाइटीज वेयर इंटरफेथ सिविक इंगेजमेंट इज स्ट्रॉन्ग। रिसर्च ऐसा इंडिकेट करती है कि दंगे जो हैं, राइट जो हैं, वो बहुत कम लाइकली हैं, पॉसिबल हैं होना ऐसे समाजों में जहाँ पे अलग अलग फेथ के सिविक इंगेजमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंगेजमेंट यानी बातचीत, आपसी रिश्ते, सिविक यानी नागरिकों से जुड़े हुए, आम आदमी से जुड़े हुए, इंटरफेथ यानी अलग अलग फेथ के। तो ऐसे एक समाज में जहाँ हर फेथ का आदमी मिक्स्ड है, वहाँ पे रिसर्च बताती है कि दंगा करवाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, रिसर्च की वर्ब है इंडिकेट्स, राइट्स की वर्ब है आर, सिविक इंगेजमेंट लोगों की बातचीत या आपसी रिश्ते, इसकी वर्ब है इस। रिसर्च अगेन वही नाउन है, उन्हीं नाउन्स में से एक जिसका प्लूरल नहीं बनता। लिस्ट आपको दिखा दूं मैं, देखना इसमें आपको रिसर्च भी मिलेगा, ठीक है। रिसर्चेज नाम का कोई नाउन अंग्रेजी में है ही नहीं, हमेशा सिंगुलर या अनकाउंटेबल फॉर्म में रिसर्च लिखते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द फैक्ट दैट राइट्स इरप्टेड इन नागपुर, a city with significant political and historic importance, stands as a indictment of the ruling establishment। कह रहे ये फैक्ट, ये बातचीत, ये चीज़, ये तथ्य, दैट वो ये कि राइट जो है फट पड़े या इरप्ट हुए नागपुर नाम के शहर में। और नागपुर क्या है उसके बारे में कुछ बताया गया एडिशनल, चाहे तो यहाँ कोमा लगा देते, चाहे डैश लगा दो। ये एक ऐसा शहर है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट सियासी और हिस्टोरिक यानी कि और जो है ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। कह रहा है जी ये जो फैक्ट है ना कि दंगे नागपुर में हुए हैं, ये स्टैंड करता है एक इंडाइटमेंट के तौर पे या फिर आरोप के तौर पे, और ये इंडाइटमेंट है रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ की सत्ता में बैठी, कुर्सी बैठी पार्टी का। विच क्लेम्स टू रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज़, जो पार्टी ये क्लेम करती है, दावा ठोकती है पेपर पे कि हम तो सारी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज के सभी लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं। चलिए, द फैक्ट जो है सब्जेक्ट है, स्टैंड्स इसकी वर्ब है, फैक्ट स्टैंड्स एज एन इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट होता है किसी पे आरोप, और वो आरोप जो प्रूव हो जाए, है ना, सामने वाले के ऊपर आपने कोर्ट के अंदर प्रूव कर दिया कि आप ही ने काम किया है। इरप्ट होना, इरप्शन नाउन से इरप्ट वर्ब बनाया गया है, किसी चीज़ का अचानक से फट पड़ना। राइट्स की वर्ब है इरप्टेड। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, जल्दी से दे लो इसको एक रीडिंग। कह रहा है जी ऑल्सो द रीसेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ छावा, अ फिल्म डिपिक्टिंग द हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठास ओवर छत्रपति संभाजी एंड द मुगल्स अंडर औरंगजेब, हैज़ फ्यूल्ड द कम्युनल डिस्कोर्स। कह रहे साथ ही साथ जो रीसेंट बॉक्स ऑफिस की सक्सेस है छावा मूवी की। अब छावा मूवी क्या है जी?
इस डैश या इस कोमा से इस कोमा के बीच में मूवी के बारे में कुछ बताया हुआ है, छोड़ दो ना इसको, मूवी तो आपने देख ली होगी, छोड़ दो इसको, बाकी का पढ़ लो। कह रहे जो रीसेंट सक्सेस है छावा मूवी की, इसने फ्यूल किया है, स्टोक किया है, भड़काया है, उकसाया है कम्युनल डिस्कोर्स को, या फिर जो है सांप्रदायिक बातचीत को। डिस्कोर्स होती है बातचीत, डिस्कशन। अब ये मूवी कौन सी है? ये मूवी है एक फिल्म जो डिपिक्ट करती है या दिखाती है, डिपिक्ट करना, शो करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट को, ऐतिहासिक झगड़े को दो राजाओं के बीच में। पहले वॉरियर थे मराठास, जिनके अंडर थे, जो अंडर में थे, अगुवाई में थे छत्रपति संभाजी के, और दूसरे थे मुगल्स जो कि औरंगजेब के अंडर में लड़ रहे थे। ये छावा मूवी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बिटवीन मराठास एंड औरंगजेब देयर वाज एन हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए, रीसेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस की वर्ब है फ्यूल्ड, हैज़ फ्यूल्ड, फ्यूल करना, भड़काना। डिस्कोर्स मैंने आपको बता दिया, बातचीत, डिस्कशन। कह रहा है जी, हाउएवर सीएम देवेंद्र फडणवीस assertion that the film's popularity triggered the unrest is a convenient deflection। कह रहा है लेकिन सीएम जो फडणवीस है महाराष्ट्र के, उनका ये जो क्लेम है, दावा है, असर्शन है कि फिल्म की पॉपुलैरिटी ने, लोकप्रियता ने, इसके समझ गए ना, फेम ने ट्रिगर किया, फ्यूल किया, भड़काया। ये फ्यूल ट्रिगर एक ही बात है, उकसाना है, भड़काना, इस अनरेस्ट को, इस दंगे को। ये एक बहुत कन्वीनियंट डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन होता है ध्यान मोड़ने का पॉइंट, कन्वीनियंट होता है जो आपकी कन्वीनियंस या सुविधा के हिसाब से हो। तो फडणवीस साहब का जो ये कहना है कि छावा की वजह से दंगे हुए हैं, ये इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से डिफ्लेक्शन किया है, ध्यान भटकाया है लोगों का। कह रहा है जी, वन दैट एब्जॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉस्टरिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी थ्रू इट्स रेकरिंग रिटोरिक। ये एक ऐसा डिफ्लेक्शन है जो एब्जॉल्व कर देगा, बाइज्जत बरी कर देगा, आज़ाद कर देगा सरकार को, फडणवीस की सारी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से या जिम्मेदारी से जो थी फोस्टर करने की, बढ़ावा देने की, ऐसे एक माहौल को महाराष्ट्र में जो हॉस्टिलिटी का था या फिर दुश्मनी का था। और ये सारा काम ये करते थे अपने बार बार के जुमलों से या इनकी सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके रिटोरिक से। ठीक है, चलिए, फडणवीस असर्शन की वर्ब है इज, असर्शन इज अ कन्वीनियंट डिफ्लेक्शन। फिल्म्स पॉपुलैरिटी की वर्ब है ट्रिगर्ड, ट्रिगर, फ्यूल, इंस्टिगेट, इंसाइट, स्टोक, सब चीज़ भड़काने के लिए यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं सारे के सारे। दैट की वर्ब है एब्जॉल्व्स, दैट आया डिफ्लेक्शन के लिए। एब्जॉल्व फ्रॉम या ऑफ लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ से आप किसी को आज़ाद कर रहे हैं। तो एब्जॉल्व्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आज़ाद किया, और किससे? सारी जिम्मेदारी से। फॉस्टर करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। हॉस्टिलिटी, रैंकर या फिर दुश्मनी या एनिमोसिटी, है ना, आपसे झगड़े को बोलते हैं हॉस्टिलिटी। रिटोरिक आपको पता है, बड़ी बड़ी बातें या जुमले जो सिर्फ कहने के लिए कहे जाते हैं, जिनको पूरा नहीं करना होता आपको। चलिए, बहुत चैलेंजिंग लग रहा होगा मुझे पता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आता है, सीखना है ना अपने को। तो भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, तो आप भी तो पढ़ सकते हो। चलो, लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है, फॉर महाराष्ट्र टू रीगेन इट्स स्टैचर as a leader in comprehensive development, its government must shift focus from divisive narratives to real socio-economic challenges। अब कह रहा है जी, काम की बात महाराष्ट्र के लिए, अगर इसको रिगेन करना हो, फिर से पाना हो अपने स्टैचर को, दर्जे को, रेपुटेशन को, एक नेता के तौर पे ऑल राउंड या कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का। पहले महाराष्ट्र नेता हुआ करता था, लेकिन आजकल तमिलनाडु, आंध्रा, ये सब थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र से आगे निकल रहे हैं, है ना। तो कह रहा है महाराष्ट्र को अगर फिर से अपने इस दर्जे को पाना है कि हम लीडर हैं डेवलपमेंट के अंदर, तो इसकी सरकार को ना शिफ्ट करना होगा, अपना फोकस, ध्यान हटाना होगा इस डिवाइड करने वाली या डिवाइसिव नैरेटिव से, कहानी से या फिर जुमलों से। और कहाँ पे लाना होगा? सच वाले या रियल वाले सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस की तरफ, वहाँ पे ध्यान डालना होगा इनको। चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट शिफ्ट फोकस, शिफ्ट वर्ब है, फोकस इसका ऑब्जेक्ट है। डिवाइसिव यानी जो आपको डिवाइड करे, फूट डाले, पोलराइज करे। नैरेटिव होती है कहानियाँ, रिटोरिक, जो कहानियाँ आप लोगों को सुनाते हो ना, वो नैरेटिव्स हैं आपके। कह रहे सिविल सोसाइटी टू मस्ट पुश बैक अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट हिस्टोरिकल फिगर्स फॉर सिनिकल पॉलिटिकल एंड्स। कह रहे जो सिविल सोसाइटी हैं, हर कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, है ना, समाज के लोग जिनकी बात पूरा समाज उनका सुनता है, वो उसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी।
तो समाज के हर धर्म के बड़े लोगों को भी पुश बैक करना ही होगा या सामने से जवाब देना ही होगा। और किसके खिलाफ? किसी भी कम्युनल फोर्स के या फिर सांप्रदायिक पावर के जो अटेम्प्ट कर रही हो, कोशिश कर रही हो एक्सप्लॉइट करने की, फ़ायदा उठाने की हिस्टोरिकल फिगर्स का, पुराने मरे हुए आदमियों का, है ना। ऐतिहासिक फिगर कोई 1000 साल पहले मर गई, उसका फ़ायदा आज उठा रहे हैं। तो सभ्य समाज के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को भी सामने से जवाब देना होगा जब कोई कम्युनल फोर्स हिस्टोरिकल फिगर्स का फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करे। और क्यों? ऐसे पॉलिटिकल एंड्स के लिए, ऐसे सियासी मोर्चों के लिए जो सिनिकल हैं, निराशावादी हैं, यानी उनका काम ही ये है कि दंगा करवाएं, समाज में अराजकता फैले, ये सिनिकल तरीके से पॉलिटिकल एंड्स को मीट करना चाहते हैं। चलिए, सिविल सोसाइटी की वो है मस्ट पुश बैक करना, जवाबी हमला देना, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना अपने हिसाब से, अपने खुद के लिए। कह रहा है जी, ओनली बाय रजिस्टिंग दीज पोलराइजिंग टैक्टिक्स कैन द स्टेट मूव टुवर्ड्स जेन्युइन प्रोग्रेस। कह रहा है महज ऐसा ही करके, ओनली बाय रजिस्ट करके इन पोलराइजिंग टैक्टिक्स को, सामने से विरोध करके इन बांटने वाले पैंतरों को, जो स्टेट है, महाराष्ट्र है, वो मूव टुवर्ड करेगी या आगे बढ़ेगी सही में प्रोग्रेस की तरफ या तरक्की की तरफ, है ना। ऐसा करेगी जब पोलराइजिंग टैक्टिक्स को रजिस्ट, तभी जो है महाराष्ट्र आगे जाएगा। चलिए, स्टेट की वो है कैन मूव, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, मुझे टाइम देखने दो, 38 मिनट हो चुके हैं। तो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाता हूँ। अगर क्लास 45 मिनट से लंबी हुई तो इस कॉन्सेप्ट को मैं काट दूंगा। इन्वर्जन समझ रहे हो ना? हेल्पिंग वर्ब स्टेट सब्जेक्ट से पहले है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। चलो देख लो क्या है कॉन्सेप्ट। सेंटेंस की शुरुआत में अगर ओनली आ जाए, क्लोज की शुरुआत में ओनली एडवर्ब आ जाए, चाहे अकेली आए चाहे ऐसे आए, ओनली आफ्टर, ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली लेटर, विद, वंस, दिस वे, देन, याद मत करो, फॉर्मूला बता दूंगा अभी। सेंटेंस की शुरुआत में अगर एडवर्ब ओनली आ जाए तो सेंटेंस में होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। इन्वर्जन क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएगा और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, उल्टा पुल्टा कर देगा सेंटेंस को। ध्यान ये रखना है कि ओनली, बाय, देन, दिस वे, वंस, विद, लेटर, ये जो सारे फ्रेज है ना, इनके साथ में सिर्फ एक ही क्लोज आएगा और आपको उस क्लोज को इन्वर्ट करना होगा। लेकिन ओनली आफ्टर में एक क्लोज बताया जाएगा आफ्टर के साथ जुड़ा हुआ, और फिर दूसरा क्लोज आएगा, मेन क्लोज। हमें हमेशा मेन क्लोज को इन्वर्ट करना है। ओनली से जुड़ा हुआ अगर कोई क्लोज आ जाए तो उसमें इन्वर्जन नहीं होता, बाद वाले क्लोज में इन्वर्जन किया जाता है। तो ये फर्स्ट वाले केस में तो क्लोज ही एक है, ओनली से कोई क्लोज जुड़ा ही नहीं होगा। ओनली बाय वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओनली देन एडवर्ब है वैसे ही, ओनली वंस, यहाँ पे तो क्लोज ही एक है, उसको आप इन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ओनली लेटर, ओनली इफ, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, इनके बाद के, इनके साथ में दो क्लोज आएंगे। पहला क्लोज ओनली से जुड़ा होगा, उससे पंगे मत लेना, बाद वाले मेन क्लोज को ही इन्वर्ट करना है। चलो करके बताता हूँ आपको। ओनली अंडर दीज कंडीशंस द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। क्या आया? ओनली अंडर। ओनली अंडर के साथ में दीज कंडीशंस नाम का ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। मेन क्लोज एक ही है, द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन। मेन क्लोज एक है तो आपको कोई झंझट ही नहीं है, इसको आपको इन्वर्ट कर देना है। विल को यहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो विल को कॉन्ट्रैक्ट से पहले। ओनली अंडर दीज कंडीशंस विल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड। वैसे ही ओनली बाय या ओनली बाय चांस, क्लोज एक ही है। दे मेट अगेन, मेट वर्ब का हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा बाहर, यहाँ पे डिड लगाऊंगा। डिड दे मीट अगेन। पता ना आपको, जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं तो मेन वर्ब को बेस फॉर्म में चेंज कर देते हैं V1 के अंदर। तो ओनली बाय चांस डिड दे मीट अगेन। ओनली वंस, अगेन एक ही क्लोज है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे फॉरगॉट में से, इसको बना देंगे फॉरगेट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। ओनली थ्रू, अगेन वही काम है, विल को उठाना है, हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है, विल यू सक्सीड। लेकिन यहाँ देखो ओनली इफ के साथ में पूरा क्लोज जुड़ा हुआ है। ओनली इफ यू सबमिट द फॉर्म योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। सिर्फ तभी जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। दो क्लोजेज हैं, पहला क्लोज है यू सबमिट, दूसरा क्लोज है योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। तो क्या बताया मैंने? पहले क्लोज से पंगे नहीं लेने हैं, वो ओनली इफ से जुड़ा हुआ है। दूसरे क्लोज में विल को उठाना है और यहाँ पे ले आना है। एक ही इन्वर्जन होगा बाद वाले क्लोज में। ओनली आफ्टर के साथ भी वही है, द मीटिंग एंडेड पहला क्लोज है, पहले क्लोज से पंगे नहीं लेने हैं, दूसरे क्लोज से लेने हैं। रियलाइज को रियलाइज में चेंज कर देंगे और डिड लगा देंगे, डिड दे रियलाइज। फॉर्मूला की तरह कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास वर्क है, खुद से ट्राई देना। अभी भी समझ नहीं आया हो तो बताना, किसी को और क्लास में करवाएंगे।
वैसे ग्रामर कोर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में वहाँ आपके करवाए जाएंगे। लगभग 5, 7, 10 दिनों में कोर्स लॉन्च हो जाएगा ऐप पे। चलो डालना कमेंट्स में, है ना। अब आ जाओ अपने फटाफट एक रिवीजन लेते हैं। ट्रोप क्या होता है? घिसी पीटी बात, स्टेरियोटाइपिकल रेफरेंस। कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट टाइम का, हाल फिलहाल का। डेलिब्रेट यानी जानबूझ के किया हुआ कोई काम। ग्रैपल विद करना, दो हाथ करना, किसी चीज़ का सामना करना, जूझना। स्टॉक, ट्रिगर, प्रोवोक, स्टरअप, इंस्टिगेट, फ्यूल, सबका मतलब है भड़काना या उकसाना। मेडिवल यानी जो मिडल एजेस से जुड़ा हो, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी से जुड़ा हो। एम्पेरिकल यानी व्यवहारिक। एम्पल यानी ढेर सारा। स्पॉन्टेनियस यानी जो अपने आप हो जाए, जिसके पीछे कोई कॉज या कारण ना हो। ऑर्केस्ट्रेट करना, किसी चीज़ का मास्टरमाइंड बनना, उसको पर्दे के पीछे प्लान करके एग्जीक्यूट करना सोच समझ के। मैनिपुलेट करना, चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। इन्फ्लेमेटरी यानी जो इन्फ्लेमेशन, गुस्से को समाज में भड़काए। डॉग विसल एक ऐसी बातचीत है जो देखने में लगे कि आपको सही है, लेकिन वो किसी को भड़काने या उकसाने के लिए की गई है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई आदमी इसको अपने से जोड़ के देखता है। एब्जॉल्व करना, एक्विट करना, एक्सोनरेट, विंडिकेट करना, किसी चीज़ को आज़ाद करना। डिवाइसिव यानी जो डिवीज़न लाए, पोलराइज करे या समाज को बांटे। स्टैचर यानी आपका दर्जा, आपका स्टेटस। डिस्कोर्स बातचीत या कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं। इंडाइटमेंट होता है एक्यूजिशन या आरोप। लाइवलीहुड है आपका रोजगार, जिससे आप पैसा कमाते हैं। लेगेसी है आपकी विरासत, जो पीछे छोड़ के गए हैं आप। चलो अब आ जाए क्विज पे। कह रहे जी ऑथर का जो स्टांस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया पे, नागपुर राइट्स पे, उस स्टांस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑथर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को किस तरीके से देखता है, उनकी बातचीत को। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, खुद से भी कर सकते थे। ना तो न्यूट्रल है, ना ऑप्टिमिस्टिक है, ना उनसे सिंपैथी रखता है। ऑथर बहुत क्रिटिकली डिसअप्रूव करता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे अक्यूजेशन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। सी आंसर बनेगा फर्स्ट में। कह रहे जी कौन सा छुपा हुआ अजम्पशन है या अंडरलाइंग अजम्पशन है, ख्याल है, जो ऑथर ने रखा हुआ है अपने दिमाग में भारत में राइट्स होने के लिए या दंगों के पीछे का। आपके हिसाब से क्या लगता है इस ऑथर को कि दंगे क्यों होते हैं भारत में? क्या अजम्पशन है इसका? ऑथर ये मानता है कि दंगे जो हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। ये प्री मेडिएटेड होते हैं, पहले से मेडिएट किए हुए या सोचे समझे होते हैं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, सियासी तौर पे इनको करवाया जाता है। ठीक है, सेकंड में भी। कह रहे जी प्राइमरी पर्पस क्या है इस आर्टिकल का, क्यों लिखा गया, क्या बताने के लिए? वीडियो पॉज करके ट्राई देते रहना। देखो प्राइमरी पर्पस ये है, ना तो क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया है, ना औरंगजेब को हाईलाइट करने के लिए, ये बताने के लिए कि कैसे दंगों का या जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटक जाए उनके आर्थिक कंडीशन से, इकोनॉमिक कंसर्न से। सी आंसर है। चलो अब सिंपल क्वेश्चंस खुद से करेंगे। डॉग विसल क्या होती है? ऑफ द हुक का मीनिंग पूछा है। घोर निराशावादी आदमी के लिए कौन सा वर्ड है? 2 वर्ड्स हैं, दोनों में से कोई भी लिख देना। और ऐसी चीज़ जो अपने आप से हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल कोज के, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टेड या स्पॉन्टेनियस। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेंगी ओनली आफ्टर की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है एस्क्राइब नाम के वर्ड के आसपास। जो वर्ड आया था एट्रीब्यूट, उसी का सिनोनिम है एस्क्राइब। याद रखना दोनों सेम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। बताया था ना एट्रीब्यूट किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, एट्रीब्यूट और एस्क्राइब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और तीसरा वर्ड जो है ये, इसके आसपास आपको एरर मिलनी चाहिए। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें। पूरी देखने वाले बच्चे पीडी पीडीआई लिख दिया करो, सर पूरा देखा है क्लास को, पीडी इंटरेस्टिंग भी लगा, सब समझ में आया, पीडीआई। चलिए अंटिल देन।